Hello, everyone. So, welcome to another video in the Confusion Killer series. In today's video, we are going to look into a very important topic which has been in the news, you know, year long news में रहा है अगर आप 2025 की बात करें. And the topic is depreciation of rupee. All right. So, इस वीडियो में we are going to look into this topic. We are going to see that what are the some fundamentals which are related with the depreciation of rupee. All right. So, चलो, let us begin. एक बार देख लेते हैं कि what is the मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी और यहीं पे इस चीज को एकदम अच्छी तरीके से एकदम बेसिक तरीके से समझ लेते हैं. ठीक है. सो अगर आप डेफिनेशन की बात करोगे, मीनिंग की बात करोगे, व्हाट इट सेज, इट इज फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ अ फॉरेन करेंसी एज ए रिजल्ट ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. राइट. तो इसका क्या मतलब हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेट अस कंसीडर इन इंडिया the value of a dollar, or let us say how much rupee an individual is going to spend to buy a dollar. Let us say that is $1 is equal to, we are just imagining 80 rupees. ठीक है. Now for any reason there has been a scarcity of dollars in Indian economy, क्योंकि ये जो वैल्यू है that is not constant and that depends upon forces of demand and supply. So this at this point we are spending 80 rupees to buy a dollar. ठीक है. But let us say situation changes and there is, let us say, scarcity of dollars. ये कब हो जाती है? When there will be capital outflow because of any reason. It can happen capital outflow from India. All right. So there is capital outflow from India. All right. Capital outflow. तो डॉलर स्कार्स हो जाएगा. Now earlier we were paying 80 rupees to get a dollar. Now how much we have to pay? It will be more than 80 rupees because dollar has become scarce. Dollar scarce क्यों हो गया? Because one reason or the other has led to capital outflow. डॉलर इंडिया से बाहर जा रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन. वो सारी रीजन अभी देखते हैं. तो यहां पे क्या होगा? नाउ $1 बाय करने के लिए आप ज्यादा रुपीस दोगे तो इट विल बी, लेट अस से, 90 rupees. All right, 90 rupees. So this, from this to this, we say that there is fall in value of domestic currency. Earlier 80 rupees में एक डॉलर ले रहे थे. Now we have to spend 90 rupees to get $1. यहीं पे दिस इज द, अगर एक सिनेरियो है, यहीं पे अनदर सिनेरियो अगर हम कंसीडर करें कि बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर देयर इज inflow of capital or inflow of dollars, maybe because of any reason, inflow of dollars. All right. तो dollars are available in abundance. तो abundance हो गया है. डॉलर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो व्हाट विल हैपन? अर्लियर वन पॉइंट पे वी वर पेइंग $1 इज इक्वल टू ₹80, बट अब अबंडेंस में हो गया है, सरप्लस काफी ज्यादा हो गया है. तो व्हाट विल हैपन? नाउ लेट अस से $1 इज इक्वल टू ₹70 वी आर पेइंग. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी. And here what we are saying is appreciation of rupee. Appreciation of rupee. So this is the basic or basic fundamentals.
ठीक है, तो जब भी देर इज स्कारसिटी ऑफ डॉलर्स इन द इंडियन इकोनॉमी, अब ये स्कारसिटी बहुत रीजन की वजह से हो सकती है जो हम आगे देखेंगे, बट इफ देयर इज स्कारसिटी, स्कारसिटी का मतलब क्या है, कैपिटल आउटफ्लो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो डॉलर बहुत कम हो गए हैं इंडियन इकोनॉमी में, तो उनका जो प्राइस अगेंस्ट रुपी है दैट विल इंक्रीज, ऑलराइट, तो देयर विल बी अप्रिसिएशन ऑफ डॉलर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी यहां पे, ठीक है। सिमिलरली जब डॉलर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है इंडियन इकोनॉमी में, दे आर अवेलेबल इन सरप्लस इन अबंडेंस, उस केस में अप्रिशिएशन ऑफ रुपी हो जाएगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अगर आप 2025 की तरफ देखोगे, व्हाट वी विल सी दैट बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स देयर हैज बीन इंक्रीज इन capital outflow from the India, which has led to depreciation of rupee, which has led to depreciation of rupee. तो डेप्रिसिएशन होगा मतलब रुपी इज गेटिंग वीकर, उसका वर्थ जो है अब कम हो रहा है, उसकी जो वैल्यू है विज विज डॉलर वो कम हो रही है। दैट इज व्हाट द आइडिया, दिस इज व्हाट द मीनिंग, दिस इज व्हाट द मीनिंग, ठीक है। तो एक तरीके से देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट जब हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, ऑलराइट। सो इफ यू सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, तो वहां पे हम तीन तरीके के एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में व्हाट वी डू, ऑलराइट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में the exchange value of rupee vis-a-vis dollar is fixed, the nominal value is fixed by any external agency. That external agency can be, let us say, government, or that external agency can be, let us say, central bank. तो उसमें जो नॉमिनल वैल्यू है वो फिक्स कर देते हैं, एंड देन गवर्नमेंट ट्राइज एवरीथिंग टू मेंटेन दैट वैल्यू, ठीक है। जैसे फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, लेट अस से गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया $1 इज इक्वल टू ₹80, तो ये वैल्यू फिक्स कर दी है, यही वैल्यू रहेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, that has been fixed by the government. Now government will try everything in their capabilities to maintain this value of rupee vis-a-vis dollar. तो ये होता है कि आपने एक प्री डिटरमिन्ड लेवल पे वैल्यू फिक्स कर दी है और उसी को मेंटेन कर रहे हैं आप अपनी सारी जो भी आपके पास कैपेबिलिटीज है उसको लगाकर। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड। सिमिलरली जब हम फ्लोटिंग की बात करते हैं, हियर द वैल्यू ऑफ रुपी विज विज अदर करेंसीज, जो एक्सचेंज रेट होता है वो दैट इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस, दैट इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। दैट इज व्हाट वी हैव सेड कि एट एनी मोमेंट लेट अस से जो डिमांड एंड सप्लाई से रेट निकल के आ रहा है दैट इज ₹80। नाउ ऑन अदर साइड लेट अस से after some time there is capital outflow, all right, dollar becomes scarce, and what happens is what we see is $1 is equal to ₹90, all right, because it is determined by market forces, जो भी market forces बोलेगा उस तरीके से वैल्यू हो जाएगी। Similarly on the other side let us say there is much capital inflow, there is much capital inflow, availability of dollar is in abundance, तो क्या हो जाएगा, डॉलर की वैल्यू विज विज रुपी कम हो जाएगी, तो यहां पे ₹70 की बात कर रहे हैं। दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज मार्केट फोर्सेस, ऑलराइट। एंड जब हम मैनेज्ड फ्लोटिंग की बात करते हैं, ऑलराइट, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो यहां पे दो टर्म यूज हो रहा है,
floating and then managed. Managed is kind, your government is trying to manage it or RBI is trying to manage it. तो यहाँ पे क्या होता है, up to a certain level, all right, exchange rate is determined by market forces. Up to a certain level, exchange rate is determined by the market forces. Beyond that, there is intervention by government or the central bank to maintain the value of currency. ठीक है, तो एक सर्टेन लेवल तक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रहता है. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमने बात की, तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि 80 रुपीज अगर वैल्यू के आसपास रहता है तो 90 तक वैल्यू तक जा सकता है या 70 तक वैल्यू तक जा सकता है. अगर इसके बियॉन्ड जाता है, देन इट मे सी द इंटरवेंशन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. All right, it may see the reserve intervention by the Reserve Bank of India. अब जैसे let us say 90 है, यहाँ पे और scarcity हो गई, let us say this value has reached to 95. अब यहाँ पे RBI क्या करेगा, how to maintain the value? तो RBI will sell dollars in the economy. RBI will sell dollars in the economy so that dollars increase हो जाए और 95 से 90 आ जाए. That is what the idea. यहां पे क्या होगा, RBI will buy dollars from the economy because यहाँ excess dollar हो गया. तो this is what we call as intervention by the RBI at the appropriate moment. So these are the three different types of exchange rate: fixed exchange rate, floating exchange rate, and managed floating exchange rate. ठीक है, इंडिया में क्या फॉलो होता है, इंडिया में फॉलो होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. ऑलराइट, जिसको अभी आईएमएफ ने बोला है कि इंडिया जो एक्सचेंज रेट है, दैट इज मोर मूविंग फ्रॉम टुवर्ड्स द क्रॉल लाइक मूवमेंट एक्सचेंज रेट. ठीक है, बट अभी इंडिया में जो फॉलो होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फ्लो. ठीक है, अब अगर आप देखो रूपी के टर्म्स में क्या हो रहा है, लेट अस से इन द एंटायर 2025, अगर आप देखो, द वन न्यूज विच हैज बीन कांस्टेंट एवरी मंथ, आप कुछ ना कुछ उसके बारे में सुन रहे थे, वाज द डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी. 90 रुपीज का जो था वो भी ब्रीच हो गया था. एंड ऐसा नहीं है कि रूपी इज डेप्रिसिएटिंग ओनली अगेंस्ट डॉलर, वो और सब करेंसी के अगेंस्ट भी वीक हो रही है और डेप्रिशिएट हो रही है. राइट, यूरो के अगेंस्ट, पाउंड के अगेंस्ट, येन के अगेंस्ट वो डेप्रिशिएट हो रही है. तो एक चीज जो आप यहां से समझ सकते हो कि जो डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी है, दैट इज ब्रॉड बेस्ड. That is broad based. It is not only limited with depreciation with the dollar. It is also related with कि हाँ, it is rupees also depreciating with vis-a-vis other currencies. तो ये एक बहुत important चीज ध्यान रखेंगे कि in the recent time what has been observed is depreciation of rupee has been broad based. ठीक है, तो एक चीज ये देखिए, यहीं पे नीर एंड रीर का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. तो उसको समझने के लिए बस एक चीज समझ लीजिए, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप सुनते हो, जो देखते हो, दैट इज बाइलेटरल एक्सचेंज रेट. बाइलेटरल एक्सचेंज रेट मीनिंग $1 इज इक्वल टू रुपीज, लेट अस से 90. €1 इज इक्वल टू, लेट अस से रुपीज 100. आई एम जस्ट सेइंग दैट. तो ये बाइलेटरल एक्सचेंज रेट है. बट जब आप रूपी की वैल्यू निकालते हो इन टर्म्स ऑफ बास्केट ऑफ करेंसीज, जो कि हम ट्रेडिंग पार्टनर्स के थ्रू लेते हैं, ऑलराइट, उसको हम इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बोलते हैं, वेयर रूपी की जो वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ बास्केट ऑफ करेंसीज, ना कि डॉलर के अगेंस्ट, ना कि यूरो के अगेंस्ट, ना कि पाउंड के अगेंस्ट, बट ए बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज के थ्रू निकालते हो. वहां पे हम बोलते हैं नीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. राइट, तो जो रूपी की वैल्यू निकाल रहे हो, दैट यू आर टेकिंग बास्केट ऑफ करेंसीज. राइट, जो रूपी की वैल्यू निकाल रहे हो, दैट यू आर टेकिंग विथ बास्केट ऑफ करेंसीज, और वो जो वैल्यू निकालते हो वहां पे नीर आता है.
अब एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, जैसे बाइलेटरल एक्सचेंज रेट आप ये लिखते हो 1 यूरो इक्वल टू दिस लिखते हो, बट नीर जो है वो एक इंडेक्स नंबर है। ऑलराइट, जैसे सीपीआई का इंडेक्स नंबर आता है, डब्ल्यूपीआई का इंडेक्स नंबर आता है, आईआईपी का इंडेक्स नंबर आता है, तो वैसे ही नीर एक इंडेक्स नंबर है। ये एकदम हमेशा ध्यान रखेंगे। NIR is a index number, which is just a weighted average of rupees nominal exchange rate against a basket of foreign currencies. Alright, तो अभी जो बनता है वो 40 कंट्रीज का लेते हैं, एंड दिस वेट्स आर बेस्ड ऑन ट्रेड शेयर। जिसका जितना ज्यादा ट्रेड शेयर उसका उतना ज्यादा वेटेज इन द नीर कैलकुलेशन। बेस ईयर क्या है 2015-16, और उसकी वैल्यू हम 100 रुपीज, सॉरी 100, इंडेक्स वैल्यू 100 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर डेप्रिसिएशन से देखें हम क्या कह रहे हैं कि राइज इन नीर इंडिकेट अप्रिसिएशन एंड फॉल इंडिकेट डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, तो अगर अभी हम देखें व्हाट हैज हैपेंड इन द नो रीसेंट टाइम, तो जो नीर की वैल्यू है दैट हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 90.75 जनवरी 2025 में टू 84.58, तो डिक्लाइन कर रहा है, विच इज इंडिकेटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। तो एक ये चीज समझ लेंगे, दिस इज रिलेटेड विथ नीर। ठीक है, यहीं पे जो हम रीड की बात करते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, तो रियल जहां पे भी वर्ड आता है यूजली इन इकोनॉमिक्स आप देखते हो इट इज मोस्टली इन्फ्लेशन एडजस्टेड। ऑलराइट, रियल इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, रियल इनकम की बात कर रहे हैं, तो नॉमिनल एडजस्टेड विथ इन्फ्लेशन, यही बात करते हैं हमेशा। तो वही सेम थिंग यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, तो ये भी एक इंडेक्स नंबर है। तो जब हम नीर को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रीर। तो इन द रीसेंट टाइम रीर भी बहुत शार्पली फॉल किया है। ऑलराइट, तो इट हैज फेल शार्पली फ्रॉम 108.06 टू 97.47। ऑलराइट, तो विच इज बेसिकली 9%, 9.8% की गिरावट इसमें से देखी गई है। तो बोथ नीर एंड रीर आर डिक्लाइनिंग। ऑलराइट, बोथ नीर एंड रीर आर डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, तो एक ग्राफ में देखें, जनवरी अगर 2022 की बात करें इट वाज 105.32, सो ऑलराइट, एंड यहाँ पे इट इज 93.94, तो दिस इज नो नीर एंड दिस इज रीर। ऑलराइट, और अभी हम देख रहे हैं तो दीज आर द नंबर्स, दीज आर द नंबर्स। तो एक ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। अब rupee has depreciated in the 2025, what are some of the factors? तो एक जो फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है दैट हैज बीन द पॉलिसी शिफ्ट एट द आरबीआई। ऑलराइट, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखा गया है। नाउ आरबीआई का जो इंटरवेंशन रहा है मार्केट में टू सपोर्ट द रूपी हैज रिड्यूस्ड। ऑलराइट, दिस हैज रिड्यूस्ड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आरबीआई गवर्नर में भी कई बार कहा है कि वी आर इंटरवीनिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ओनली टू नो कर्ब द वोलेटिलिटी। कोई ऐसा वैल्यू सपोर्ट करने के रूपी में हम नो इंटरवीन नहीं करते हैं। वी आर इंटरवीनिंग only to reduce or curb the volatility in the market rather than maintaining value of rupee at certain level. तो ये भी एक रीजन रहा है जिसकी वजह से देयर हैज बीन अ डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। दूसरा है इन्वेस्टर एक्सोडस, जो एफपीआईज है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर सेलिंग देयर stocks in the Indian market, they are taking the dollars and they are moving away towards the other countries to invest. उनको कई बार लग रहा है जो स्टॉक्स है इंडियन मार्केट में दे आर ओवर वैल्यूड। ऑलराइट, तो दैट इज व्हाई दे आर पुलिंग आउट देयर मनी एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन यूएसए, जहां उनको लगता है कि मोर स्टेबिलिटी है एंड मोर रिटर्न है कंपेयर टू इंडिया। Alright, so that is what the idea. And then there has been a continuous trade tension with the USA. USA has slapped India with the tariffs, जिसकी वजह से exports have also reduced, and also export competitiveness has also reduced.
और अभी तक जो इंडिया यूएसए का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पे भी कुछ ज्यादा नो टॉक्स नहीं हो पाए हैं या ज्यादा कुछ सहमति नहीं बनना है। इट हैज कंटिन्यूअसली बीन डिलेड। ठीक है, तो उसकी वजह से भी नो what we are seeing is depreciation of rupee. Then record high metal and bullion prices, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नो इंडिया इतना इंपोर्ट करता है इन सब चीजों को, तो राइजिंग इंपोर्ट बिल है तो हमें डॉलर देना पड़ता है, तो देयर इज एक्सोडस ऑफ डॉलर। एंड सिमिलरली वीक एफडीआई है, जो नेट एफडीआई है वो नो इट इज नेगेटिव, मीनिंग दैट मोर एफडीआई इज मूविंग आउट टुवर्ड्स द कंट्री एंड द नो वीक एक्सटर्नल बोरोइंग। तो ओवरऑल आप देखो तो देयर हैज बीन अ डॉलर आउटफ्लो। ठीक है, देयर हैज बीन अ डॉलर आउटफ्लो एंड दैट इज वाई रूपी हैज डेप्रिसिएटेड। तो जब भी एकदम बेसिक समझेंगे कि यार अगर नो क्या हो रहा है, नो रूपी इज डेप्रिसिएटिंग, वन वेरी फंडामेंटल इज कि देयर इज स्कार्सिटी ऑफ डॉलर्स और डॉलर आउटफ्लो हो रहा है। इन सारी चीजों से यही हो रहा है कि देयर हैज बीन अ डॉलर आउटफ्लो फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी हो रहा होगा तो ऑन सम सेक्शंस पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ऑन सम सेक्शंस नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो हमेशा जानिए कि पॉजिटिव इम्पैक्ट किस पे होगा, जिसके पास डॉलर होगा। ऑलराइट, हुज पॉजिटिव इम्पैक्ट, जिसके पास डॉलर होगा। इतना हमेशा ध्यान रखिए कि जिसके पास डॉलर होगा उस पे पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। बहुत सिंपल सी बात समझिएगा कि अब अगर वो इंडियन इकोनॉमी में डॉलर देगा तो अर्लियर 80 रुपए मिल रहे थे, डेप्रिसिएशन के बाद ही माइट बी गेटिंग 90 रुपीज। तो जिसके पास भी डॉलर होगा, ऑलराइट, उस पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। ठीक है, जैसे हम बोले पहला है एक्सपोर्ट्स विल बिकम कॉम्पिटिटिव। ऑलराइट, तो whenever there is a depreciation of rupee तो exports become competitive। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे इसको समझ सकते हैं, लेट अस से यू नो $1 का इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस में, somebody is giving us $1 and we are giving them, let us say, एक्सपोर्टिंग टी शर्ट्स। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि कई बार आप नहीं समझ पाते हो वाई देयर एक्सपोर्ट्स बिकम कॉम्पिटिटिव। तो जस्ट इमेजिन कि यूएस में दे आर गिविंग $1 एंड वी आर exporting them t-shirts, and t-shirts की value let us say is 20 rupees। I'm just taking an example, all right। तो टी शर्ट की वैल्यू इज 20 रुपीज। तो अभी जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट चल रहा है दैट इज $1 इज इक्वल टू ₹80 चल रहा है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो यहाँ पे कितने टी शर्ट्स आप बेच रहे हैं, तो 4 टी शर्ट्स यू आर गिविंग टू यूएसए पीपल कि हाँ दे यू आर टेकिंग $1, 20 रुपीज की एक टी शर्ट है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट 80 है, एंड आर यू आर गिविंग देम 4 टी शर्ट। नाउ इमेजिन दिस $1 कितना हो जा रहा है, लेट अस से इट इज ₹100। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, $1 इज इक्वल टू ₹100। अब अगर आपको $1 मिल रहा है तो यू हाउ मच टी शर्ट यू आर गोइंग टू गिव देम, यू आर गोइंग टू गिव देम 5 टी शर्ट्स। तो बिना कुछ किए, ऑलराइट, बिना कुछ किए, तो अब क्या सोचेगा यूएस में जो इंपोर्ट कर रहा होगा वो क्या सोचेगा कि यार आई एम गेटिंग 5 टी शर्ट्स नाउ, ऑलराइट, सो आई मे इंपोर्ट मोर। दैट इज व्हाट एक्सपोर्ट बिकम कॉम्पिटिटिव। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्सपोर्ट बिकम कॉम्पिटिटिव व्हेन रूपी डेप्रिशिएशन। सो एक्सपोर्टर्स जो हैं दैट दे आर एट द एडवांटेजियस साइड्स। सिमिलरली रेमिटेंस में इंक्रीज, तो वहां पे अगर यूएस में किसी के पास डॉलर्स है, दे माइट थिंक दैट दे मे सेंड दिस डॉलर टू देयर families which is there in the India, because let us say पहले भेज रहे थे $1 इज इक्वल टू 80 है, अभी $1 इज इक्वल टू 90, तो मे सेंड मोर डॉलर्स। तो जिसके पास भी डॉलर्स होगा वो फायदे में रहेगा। दैट इज व्हाट वी हैव सेड। अब जब एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है तो इट मे अल्टीमेटली लीड टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ऑलराइट, कि मोर एंड मोर एक्सपोर्ट करना है, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है, एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, तो इट में लीड टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव में रहेंगी। निगेटिव में जब बात कर रहे हैं तो इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर, ऑलराइट, ये एकदम ध्यान रखेंगे कि इंपोर्ट्स बिकम
कॉस्टलियर. नाउ इमेजिन कि इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो इंडिया को $1 देना है. राइट, लेट अस से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम यूएसए एंड इंडिया हैज टू गिव $1. तो अर्लियर $1 को लेने के लिए ₹80 स्पेंड करना पड़ रहा था. जो इंडियन रिफाइनरी है वो डॉलर कैसे लाएंगे? फर्स्टली दे हैव टू गिव रूपी एंड देन दे हैव टू टेक डॉलर्स इन द बैंक्स. तो अर्लियर $1 लाने के लिए आपको ₹80 देने पड़ रहे थे. नाउ द रूपी एक्सचेंज वैल्यू और डॉलर एक्सचेंज वैल्यू हैज मूव टू ₹100. अब नाउ यू आर गिविंग ₹100 टू गेट $1. मीन्स आपका इंपोर्ट कॉस्टलियर हो गया. दैट इज व्हाट द आइडिया. ठीक है. देन इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग फॉरेन डिनोमिनेटेड डेट. जिसने भी फॉरेन डिनोमिनेटेड डेट लिया होगा, अब उसकी जो सर्विसिंग कॉस्ट है, ईएमआई, उनके लिए एक तरीके से बढ़ जाएगी. ऑलराइट, क्यों? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से $1 की ईएमआई आप दे रहे थे बिकॉज यू हैव टेकन द डॉलर डिनोमिनेटेड लोन. अर्लियर आप ₹80 में ये डॉलर ले लेते थे, $1 ले लेते थे जब ईएमआई देनी रहती थी. नाउ यू हैव टू गिव ₹90. तो आपका जो सर्विसिंग कॉस्ट है, ईएमआई है, वो बढ़ गया. ऑलराइट, so that is what the idea. It may inflation may increase. That is what the idea, because imports costlier हो जाएगा. कई बार क्रूड ऑयल आपका कॉस्टलियर हो गया, उसके लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट कॉस्टलियर हो गई, सब कुछ कॉस्टलियर हो गया. तो दैट में लीड टू इन्फ्लेशन. कई बार इसको इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. सिमिलरली करंट अकाउंट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्रीज बिकॉज इंपोर्ट्स में बिकम कॉस्टलियर. बिकॉज इंपोर्ट्स में बिकम कॉस्टलियर. Similarly, all right, there can be adverse rating by sovereign credit rating agencies because let us say imports are becoming costlier. Inflation is moving up. Then current account deficit हो जा रहा है because exports ज्यादा नहीं आ रहा है. Balance of payment crisis भी हो सकता है. तो seeing all those things, sovereign credit rating agencies may give adverse rating to the economies, and which may lead to decline in foreign investment. So these are some of the positive impact and some of the adverse impact related with when we're talking about depreciation of rupee. So ये सारी चीजें हैं जो आपको I believe कि depreciation of rupee में आनी चाहिए एंड समझनी चाहिए. एंड इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुवर्ड्स दिस ईयर prelims. All right. So I hope you have got something out of this video. I will see you in the next video. Thank you.